तो गाइस फाइनली वन पीस चैप्टर 1151 के ट्रांसलेशंस आ चुके हैं। ये चैप्टर एकदम धमाकेदार है। इसमें ईमो ने अपनी सबसे पावरफुल आगी अनलीश की, जो पहले सिर्फ सनवर्ल्ड तक जाती थी लेकिन इस बार पूरे एल्बाफ तक चली गई है। सोचो, फाइनल विलन अपने असली पावर दिखाना शुरू कर चुका है और अब हमारा मेन हीरो लूफी भी एक्शन में आने को तैयार है। ये चैप्टर इतना एक्साइटिंग है कि अगले चैप्टर का इंतजार करना मुश्किल हो गया है। पहले मैं तुम्हें इस चैप्टर को पूरी तरह से समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात, अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो और बेल आइकन भी दबा देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के। दैट्स इनफ, आई हैव गॉट दिस। और इसका मतलब सीधा सा है, लूफी जो काफी टाइम से बैकग्राउंड में था अब समझ चुका है कि एल्बाफ में क्या चल रहा है। अब वो फुल ऑन एक्शन मोड में आने वाला है और एल्बाफ में बड़ा बवाल होने वाला है। इस चैप्टर में ईमू से टकराने के लिए लोकी, हाजुद्दीन, लूफी, जोरो और सांजी सबके सब तैयार है। एक तरफ ये इंटेंस बिल्डअप है और दूसरी तरफ गोल स्टोरी में हमें बानो की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ यामाटो एक सुमो रेसलिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रही है, जहाँ उसने एक सुमो रेसलर को एकदम से उछाल भी दिया और वहाँ मौजूद लोग इस जीत का जश्न मना रहे होते हैं। ये गोल स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। अब मेन स्टोरी की बात करते हैं। चैप्टर शुरू होता है ईमू की आर्मी से, जिसे उसने जायंट्स को डीमन में कन्वर्ट करके बनाया है। ये सब एल्बाफ पर अटैक करने के लिए जा चुके हैं, खासकर जारुल को मारने के लिए। यहाँ काशु उन्हें रोकने की काफी कोशिश करता है और वो बोलता है, भाई जारुल तो दुनिया का सबसे पुराना वॉरियर है, उसे क्यों मार रहे हो? ये हम सबका आइडल रहा है। लेकिन ब्रोगी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है जारुल अब काफी बूढ़ा हो चुका है, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब हम एल्बाफ के नए किंग्स बनेंगे। योरी भी यही बोलता है और ये दोनों पूरा कंट्रोल खो चुके हैं। वो लोग नए एरा की बात कर रहे हैं, जहाँ सिर्फ वॉयलेंस और ताकत ही रूल करेंगी। काशु उन्हें समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो सुनते ही नहीं। तब एक टोल मैन आता है और काशी को कहता है, ये लोग वो जायंट्स नहीं रहे जो पहले थे, अब तो ये डीमन बन चुके हैं। ये एक गेम की तरह है, जहाँ अच्छे लोगों को बुरा बनाया जा रहा है। एक बोर्ड पे व्हाइट कॉइंस को ब्लैक में बदला जा रहा है, तभी उसके नीचे भी एक ब्लैक सर्कल दिखाई देती है, मतलब वो भी अब कन्वर्ट होने वाला है। यहाँ से लगता है कि डोरी और ब्रोगी का कमबैक हो सकता है अगर इन कॉइंस को वापस से व्हाइट किया जाए तो। लेकिन फिलहाल वो रुकने वाले नहीं है। वो एल्बाफ में तबाही मचा रहे हैं, जायंट्स को उठा उठा के फेंक रहे हैं। जायंट्स समझ चुके हैं कि अब वो खतरे में है, क्योंकि गबान भी डाउन हो चुका है। रिप्ली थोड़ी परेशान होती है और कोलन से कहती है, थोड़ी देर रुक, मैं तुम्हें बचाने आ रही हूँ। लेकिन कोई भी समझ नहीं पा रहा है कि आखिर गबान को कैसे आ रहा है। सीन बदलता है, जहाँ किड्स अभी भी कंट्रोल में है। इनके दिमाग में डेविल्स का ख्याल आ रहा है और किलिंगम एक नए फॉर्म में दोबारा मॉन्स्टर्स को क्रिएट कर रहा है। वो एक ट्रम्पेट बजा रहा है, जिससे डीमंस एक के बाद एक निकल रहे हैं। किलिंगम बताता है कि एल्बाफ के नाइटमेयर्स कभी भी खत्म नहीं होंगे और उसका असली ह्यूमन फेस रिवील होता है। ओडा सेंसे ने इसे एकदम एपिक बना दिया। किलिंगम कहता है, अब बवाल मचने वाला है और मैं भी इसमें हिस्सा लूंगा। वो अपने ट्रम्पेट के साथ डीमंस को बुलाता है और उनसे कहता है, ये सब एल्बाफ वालों के सपने हैं, मैं तो बस इन्हें हकीकत में बदल रहा हूँ। इसके साथ ही किलिंगम का नेम रिवील होता है, सेंट किलिंगम। और उसके पास मिथिकल ड्रैगन फ्रूट मॉडल क्विलिन है, जो उसकी हाइब्रिड फॉर्म है, जिनपे बोलता है कि अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। उसुप डोरी और ब्रोगी को देखकर परेशान है। वो उनसे कहता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। उसुप उन्हें समझाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है। वो उनसे कहता है कि ये तो तुम्हारा होमलैंड है, तुम इसे क्यों तबाह कर रहे हो। लेकिन अब किड्स और जायंट्स दोनों ईमू के कंट्रोल में आ चुके हैं। किड्स की माँ चिल्ला रही है, वापिस आ जाओ वरना तुम्हारा बचना काफी मुश्किल हो जाएगा। सोमर्स ये सब देखकर ईमू से पूछता है, हमें क्या करना चाहिए, हमें कब तक ये सब कंट्रोल में रखना है। लेकिन खुश होते हुए कहता है, अब सब हमारे साथ में है। ये मॉन्स्टर तबाही के लिए बने हैं और अगर इन्हें छोड़ दिया तो ये एक दूसरे को भी तबाह कर देंगे। ईमू जो गुनको की बॉडी में है, वो कहती है, एल्बाफ के स्पिरिट को पूरी तरह बर्बाद कर दो, इस देश को मेरी डोमिनेशन की जरूरत है। फ्लैशबैक में हम अंडरवर्ल्ड में जाते हैं, जहाँ गबैन को सनवर्ल्ड से गिरा दिया गया है। चोपर जो बिना कुछ सोचे समझे गबैन के पीछे कूद गया था, अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करता है और गबैन को बचाने के लिए अपनी स्पीड बढ़ाता है। वो गार्ड पॉइंट यूज करता है और गबैन को बचा लेता है। अब सीन लोकी और लूफी की तरफ शिफ्ट होता है। लोकी हाजुद्दीन से कहता है, अगर तुझे अपने फादर के साथ क्या हुआ वो जानना है तो मुझे रिक्वेस्ट करनी होगी। हाजुद्दीन गुस्से में कहता है, तूने उन्हें मारा है, अब सच बोल दे। लोकी जवाब देता है कि तू क्या पागल है, वो मेरे भी फादर थे, मैं उन्हें क्यों मारूंगा। यहाँ सभी हाजुद्दीन को रोकते हैं। पता चलता है कि चोपर अंडरवर्ल्ड में गिर चुका है। लूफी कहता है, मुझे कुछ आवाज सुनाई दी, क्या तुमने उसे देखा। सब मना कर देते हैं। एक जबरदस्त पैनल में लोकी, लूफी, सांजी, जोरो और हाजुद्दीन एक साथ खड़े होते हैं। उनका ओरा काफी नेक्स्ट लेवल दिखता है। लोकी और लूफी मीट खाने में बिजी है, चाहे दुनिया खत्म ही हो जाए। लोकी कहता है, कोई तो गिरा है, मुझे आवाज सुनाई दी। लूफी को लगता है कि चोपर ही गिरा है और उसके साथ कोई और भी था, जो काफी बुरी तरह से घायल है। सांजी बोलता है, कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है एल्बाफ में, क्योंकि सनवर्ल्ड से अंडरवर्ल्ड तक गिरना कोई मामूली बात नहीं है। जोरो कहता है, चलो देखते हैं क्या चल रहा है। लोकी जेड और गोल्डबर्ग से पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए, खजाना या फिर कुछ और। गोल्डबर्ग कहता है हाँ, लेकिन जेड साफ मना कर देती है और वो बोलती है, लोकी हम तुझे कभी भी फ्री नहीं करेंगे, ज्यादा सपने मत देख। कभी लोकी को एक कॉल आती है। ये कॉल मूसा का था। लोकी कहता है, मैं थोड़ी देर बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। लेकिन मूसा बोलता है, एक मिनट सुन तो, मैं जल्दी बोल दूंगा। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अब मैं ट्रांसपोर्टर स्नेल को ज्यादा यूज नहीं कर पाऊंगा। लोकी परेशान हो जाता है, क्योंकि मूसा उसका एक ही सहारा था जो उसे सारी स्टोरी बताता था। मूसा कहता है, पहली बार जब हम मिले मुझे डर लग रहा था कि तू कैसा बंदा होगा, लेकिन मुझे तू अच्छा लगा, तूने मेरी हेल्प की इसलिए थैंक्स। लोकी पूछता है, क्या हुआ, सब ठीक है। मूसा कहता है, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। और कॉल कट जाती है। जेड लोकी को देखती है और सोचती है कि इसने अंडरवर्ल्ड में भी दोस्त बना लिए। हाजुद्दीन और दूसरे बंदे जेड के पास भागते हुए आते हैं और कहते हैं, यासान बुरी तरह से घायल है, जल्दी कुछ करो। गबान को ले जाया जाता है और लूफी कहता है, ये ओल्ड मैन तो यहाँ पर
चोपर काफी पॉपुलर है। चोपर तूने इसे बचा के अच्छा किया। और चोपर यहाँ पे ये बोलता है। जब लूफी को पता चलता है कि गबन पायरेट किंग का क्रू मेंबर था तो वो काफी शॉक हो जाता है और वो कहता है कि क्या बोल रहे हो, ये रोजर का बंदा था, मतलब ये रेलिक के साथ शिप पे था। बताया जाता है कि गबन क्रू में तीसरा सबसे स्ट्रॉन्ग था। लूफी को यकीन नहीं होता और वो बोलता है तो ये शैंक्स को भी जानता होगा। गबन जो बिल्कुल नियर डेथ एक्सपीरियंस कर रहा है थोड़ी सी हरकत करता है और अपनी उंगली उठा के नंबर 2 साइन करता है, मतलब मैं सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट था। मतलब बंदा बिल्कुल मरने की कगार पे है फिर भी फ्लेक्स करना नहीं छोड़ रहा। चोपर बताता है कि सन वर्ल्ड की सिचुएशन बहुत खराब है, लूफी हमें जल्दी वहाँ जाना होगा। एनिमीज ने किड्स को होस्टेज बना लिया है और वहाँ बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हैं। ईमो एक जबरदस्त कॉन्कर्स आकी अटैक करता है जो पूरे एल्बाफ तक जाती है। ये आकी इतनी पावरफुल है कि सांजी और जोरो भी शॉक हो जाते हैं। जायंट्स भी डर जाते हैं। हाजुद्दीन कहता है सन वर्ल्ड में कुछ बड़ी गड़बड़ है, हमें जल्दी निकलना होगा। लूफी बोलता है मैं समझ गया, चलो। लोकी हंस के कहता है अब तो तुम्हें मेरी पावर की जरूरत पड़ेगी ही। चैप्टर यही खत्म होता है और एंड नोट कहता है कि ये लोग अब तैयार है। अगले चैप्टर में ईमो वर्सेस लूफी की फाइट देखने को मिलेगी, लेकिन अफसोस अगले हफ्ते ब्रेक है। लेकिन चैप्टर के आते ही साथ मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।